अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामी मुल्क हैं। दोनों मुल्कों में कई तारीखी और मजहबी इक़दार मुश्तरक हैं और इन दोनों चांद सितारे वाली मुस्लिम रियासतों में सियासी मुमासलत भी काफ़ी पाई जाती है। दोनों मुल्कों की सियासत के अंदर फ़ौज का किरदार हमेशा से कलीदी रहा है और दोनों ममालिक में फ़ौज ने कई दफ़ा मार्शल लॉ लगाया। एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि तुर्की में 1960 से लेकर आज तक 4 मार्शल लॉ लगे और इसी तरह पाकिस्तान में भी 1958 से लेकर आज तक 4 मार्शल लॉ लगे। दोनों मुल्कों में रियासत और सियासत दाईं बाजू और बाईं बाजू के नजरियात में बटी रही, जिससे सियासी इस्तेकाम दुश्वारी का शिकार रहा। दोनों माशरों में मज़हब एक अहम किरदार रहा। पाकिस्तान और तुर्की दोनों में इशाफिया और मिडिल क्लास के दरमियान मज़हब की तशरीह और इसके निफास में इख्तलाफ रहा है। दोनों ममालिक रियासत और सियासत में मज़हब के किरदार की हदबंदियों पर उलझन का शिकार रहे। दोस्तों, तुर्की में पहला मार्शल लॉ 1960 में उस वक्त लगा जबकि वज़ीर आज़म अदनान मेंदरस ने कमाल अतातुर्क के दौर के बनाए गए कवानीन को तब्दील करके उनकी जगह पर इस्लामी तर्ज के कवानीन लाकर तुर्किश माशरे में इस्लाहात का अमल शुरू किया। इस दौर में हज़ारों के हिसाब से मसाजिद खोली गईं, मजहबी तालीमात के लिए नए इदारों की बुनियाद रखी गई और अरबी में अजान देने को कानूनी करार दिया गया। तुर्की की फौज ने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करके वज़ीर आज़म और सदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए गए। गद्दारी के मुकदमात के नतीजे में वज़ीर आज़म अदनान मेंदरस को फांसी दे दी गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ के दौर में फांसी दी गई थी। तुर्की में अदनान मेंदरस की फांसी के बाद उनको बेपनाह शोहरत और इज्जत मिली और उनकी पार्टी को कई बार इलेक्शन में जीत हुई। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के बाद अवाम में मकबूलियत भी मिली और काफ़ी दफ़ा इक़्तिदार भी नसीब हुआ। दोस्तों, तुर्की की पार्लियामेंट ने 1990 में अदनान मेंदरस को रियासती मुआफ़ी दे दी और उनके जस्ते खाकी को इस्तंबुल के एक अजीमुशान मकबरे में मुंतकिल किया गया। मगर पाकिस्तान में भुट्टो साहब अपने अदालती कत्ल के 43 साल बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तुर्की में दूसरा मार्शल लॉ 1971 में उस वक्त लगा जब तुर्की की इक्तिसादी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। दाईं बाजू और बाईं बाजू के ग्रोह एक दूसरे के ऊपर पुरतशद्दुद हमले कर रहे थे, जिसको बुनियाद बनाकर तुर्की की फौज ने मार्च 1971 में हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और कमाल अतातुर्क के नजरियात के मुताबिक हुकूमत तश्कील देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म सुलेमान देमिरल ने इस्तीफ़ा दिया और फौज ने अपने मनपसंद शख्स फहरी कोरोतुर्क को, जो कि एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था, उसको तुर्की का सदर बना दिया। तुर्की में 1971 की फौजी कार्रवाई के बाद भी सियासी इंतशार अपने अरूज पर रहा। 1970 के अशरे के दौरान तुर्की में 11 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। पाकिस्तान में भी 1951 से लेकर 1958 तक 6 वज़ीर आज़म तब्दील हुए और बिलाखिर 1958 में मार्शल लॉ आ गया। तुर्की में दाईं और बाईं बाजू के दरमियान सियासी फसादात गलियों तक पहुंच गए और हज़ारों अफराद मारे गए। इसी तरह फसादात 1977 में भुट्टो साहब के दौर में भी हुए, जिसमें काफ़ी बेगुनाह लोगों की जान गई और इन फसादात में दाईं बाजू की मजहबी पार्टियां पेश पेश थीं। तुर्की की फौज ने हस्बे मामूल 1979 में मुदाखलत के बारे में एक बार फिर से गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और उसके बाद मार्च 1980 में फौजी ऑफिसर्स ने सरकारी टीवी पर आकर हुकूमत को तहलील करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ये तुर्की का तीसरा मार्शल लॉ था और इसी तरह का वाक़या पाकिस्तान में जुलाई 1977 की याद दिलाता है, जब जनरल ज़ियाउल हक ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि मेरे अजीज़ हमवतनों, मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। तुर्की में इस दफ़ा भी फौज ने एक साबिक नेवल ऑफिसर बुलंद अल-वसू को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। फिर तुर्की में 1995 में इंतखाबात हुए, जिसमें इस्लामी वेलफेयर पार्टी को वाज़िया अक्सरियत हासिल हुई, जिसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तुर्की की फ़ौज को इस्लामी इस्लाहात किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं थीं और अब इस्लामी पार्टी की हुकूमत ने फ़ौज के लिए ख़तरात में और इजाफा कर दिया। तुर्की की फ़ौज ने वज़ीर आज़म अरबकान को चंद तजावीज़ दी, जिन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। इरबकान की हुकूमत अपने इस्लामी रुझान के बावजूद कुछ तजावीज़ पर अमल करने के लिए तैयार भी हो गई, जिसमें 8 साला तालीमी प्रोग्राम, जिसके मुताबिक तालिब इल्मों के मजहबी स्कूलों में दाखिले पर पाबंदी, यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में स्काफ की पाबंदी जैसी दीगर तजावीज़ नाफिज हुई।
मगर इन इकदामात के बावजूद वज़ीर आज़म अरबिकान अपनी हुकूमत ना बचा सके। मुल्क में चौथा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और वज़ीर आज़म अरबिकान से इस्तीफ़ा ले लिया गया। दोस्तों, 1998 में इस्लामी वेलफेयर पार्टी को कालादम करार दे दिया गया और अरबिकान की सियासत पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामी वेलफेयर पार्टी के बचे कुछ अरकान, जिनमें मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाई। तुर्की में 2002 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को वाजिया अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन पार्टी के सदर तैयब उर्दगान हुकूमत ना बना सके क्योंकि उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी थी। हुआ कुछ यूँ था कि उर्दगान जब इस्तांबुल के मेयर थे तो उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी जो रियासत के हिसाब से फसादात को हवा देती थी। इसलिए 1994 में उनके ऊपर इंतखाबात लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस वजह से 2002 में उनकी जगह अब्दुल्ला गुल वज़ीर आज़म बन गए, मगर बाद में उनकी पार्टी ने मिलकर पार्लियामेंट से कानून पास करवाया जिससे उर्दगान पर पाबंदी हट गई और वो 2003 के बाद वज़ीर आज़म बन गए। उर्दगान 2003 से 2014 तक वज़ीर आज़म रहे और 2014 में उर्दगान तुर्की के पहले मुंतखब सदर बन गए। तब से तुर्की की फ़ौज उर्दगान के इस्लामी झुकाव की वजह से उनसे ख़तरा महसूस करने लगी। इससे पहले जब 2007 में उर्दगान ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था तो उनके ख़िलाफ़ अंकारा में तकरीबन 3 लाख अफराद ने एहतजाज किया और इस एहतजाज के पीछे तुर्क फ़ौज का हाथ था, क्योंकि उनको लगता था कि उर्दगान सदर बनकर तुर्की की सेक्युलर हैसियत को इस्लामी रंग में ढालने की कोशिश करेंगे। तैयब उर्दगान और उनकी इस्लामी तर्ज की पॉलिसियों से छुटकारा पाने के लिए तुर्की की फ़ौज ने फिर से जुलाई 2016 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। फौजी ऑफिसर्स ने नेशनल टीवी पर आकर मार्शल लॉ का ये जवाब पेश किया कि वो तुर्की की जमहूरियत को तैयब उर्दगान से बचाना चाहते हैं, मगर इस बार माजी की तरह फ़ौज को मार्शल लॉ के लिए अवाम की हिमायत ना मिल सकी। मार्शल लॉ की कोशिश करने वाले फौजी अफसरान ने हथियार डालने शुरू कर दिए। अवाम की गैर मिसाली हिमायत की वजह से फ़ौज इस बार मार्शल लॉ ना लगा सकी। तुर्की में तो उर्दगान को अवाम की हिमायत की वजह से फ़ौज का सियासत में दाखिला बाज़ाहिर बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है कि तुर्की की तरह पाकिस्तान में भी फ़ौज अब सियासत में हिस्सा लेने का नहीं सोचेगी? और अगर ऐसा सोचेगी तो अवाम उनका रास्ता रोक पाएंगे? ऐसा हो तो सकता है, मगर पाकिस्तान में ऐसे मौजज़ात की तवक्कुआत से पहले हमें तुर्की जैसी कौम बनना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।